पेशे कलम से आपके वज़ीर आज़म को चलता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये गिरेबान साफ है, ये आस्तीने साफ है। नवाज शरीफ फिर आपकी अदालत में हाजिर है। उस अदालत में कोई अपील नहीं है। मेरी अपील आपकी अदालत में है, आपकी अदालत में। वो समझते थे इस फैसले के बाद नवाज शरीफ घर में बैठ जाएगा, और नवाज शरीफ घर में बैठने वाला नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में खुशामदीद। नाजरीन, 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से नाअहली का फैसला सुनने के बाद से लेकर अब तक नवाज शरीफ साहब एक ही बात दोहराते चले आ रहे हैं, मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है। क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना चाहिए, ताकि जिस उलझन का वो शिकार है शायद वो दूर हो सके। 9 अगस्त जब से रैली शुरू हुई है तब से लेकर अब तक नवाज शरीफ साहब हर तकरीर में ये बयान देते हैं कि आवाम के वोट की तौहीन की गई, वोट की पर्ची फाड़ी गई। क्या मियाँ साहब ये भूल गए कि किस तरह वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ साजिशें किया करते थे, और किस तरह वो बड़े जोश से काला कोट पहनकर गिलानी साहब के खिलाफ अदालत में गए थे? क्या उस वक्त वोट की तौहीन नहीं हो रही थी? क्या उस वक्त वोट की पर्ची नहीं फाड़ी जा रही थी? बहरहाल यह हकीकत है कि लीगी रहनुमा नवाज शरीफ की तवक्कुआत के मुताबिक आवाम को इकट्ठा करने में नाकाम रहे। क्या इसे ये समझा जाए, क्या ये इमरान खान की मेहनत का नतीजा है कि आवाम में नवाज शरीफ की जो मकबूलियत का म्यार था वो पहले जैसा नहीं रहा? 9 अगस्त को रैली से शुरू होने से अभी तक गुजरांवाला पहुंचने तक लीगी क़यादत इस सवाल का जवाब देने में नाकाम ही नजर आ रही है कि आखिर रैली का मकसद क्या है, रैली किसके खिलाफ और किसके हक में निकाली जा रही है। लीगी रहनुमा तो इसका जवाब देने से भी कासिर हैं कि नवाज शरीफ की मुख्तलिफ जगहों पर तकारीर से साफ जाहिर होता है कि वो आखिर चाहते क्या हैं। बगैर मकसद रैली और ताकत दिखाने वाले इस गिरोह की जद में आकर आज 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसको इन नाम नहाद अवामी नुमाइंदों ने जमहूरियत का शहीद करार दे दिया। आखिर जमहूरियत किस तरह से इस 2 अफराद के ख़ानदानों को हौसला दे पाएगी? और सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इस रैली में अवामी मसाइल के बेदरेग इस्तेमाल से अवाम भी मर रही है, तो फिर इस रैली का मकसद और इसका फ़ायदा आखिर किसको होगा? क्या नवाज शरीफ साहब खुद को मजलूम साबित करके अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं? इसका फ़ायदा क्या होगा? इसमें प्रोग्राम में आज हम बात करते हैं। प्रोग्राम में ज़फ़र हिलाली साहब हैं कराची से, शाहिद लतीफ़ साहब हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ, PTI के रहनुमा समसाम बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। हिलाली साहब, आपसे शुरू करती हूँ। आज तो लग रहा था कि जो भी शाही सवारी के रास्ते में आएगा कुचला जाएगा, उसके बाद अनोखी मंतकें पेश की जाने लगी। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से अपने नाज़रीन को दिखाना चाहती हूँ कि कैप्टन सफदर उस बच्चे को मारने के बाद जब बच्चा जाँ बहक हो गया, किस तरह की मंतकें पेश कर रहे थे। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगी ज़रा प्लीज़ उमर वो प्ले कीजिए, क्या कहा कैप्टन सफदर ने। ये जब पाकिस्तान बना था उसको बचाने के लिए 7 लाख शोहदा ने कुर्बानियां दी थी। वो हमारा बच्चा है, अगर वो पाकिस्तान के लिए निकला है अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। हिलाली साहब, दूसरों के बच्चे कुर्बान होते रहे, अपने बच्चों को ये घरों में संभाल के रखें, अपने बच्चे इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारों से लाहौर आए, ये कैसी अनोखी मंतकें पेश की जा रही हैं? क्या इन लोगों का ये तरीक़ाकार है? इतनी एम्बुलेंसेस थी नवाज शरीफ साहब के काफिले में, अब कहा जा सकता है कि वाकई कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इंसानियत के नाते एक एम्बुलेंस ही रुक जाती जो उस बच्चे को अस्पताल ले जाती। चिंची में उस बेचारे को बिठा के जो है ना वो अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो बेचारा दम तोड़ गया। देखिए शाजिया, आपने नोटिस किया होगा कि इससे पहले जब हमारे 3 फौजी शहीद हुए, 4 फौजी, 1 अफसर और 3 जवान शहीद हुए थे और नमाज जनाजा हो रहा था, एक पॉलिटिशियन नहीं उधर नहीं गया। नवाज शरीफ साहब अगर वाकई वो समझते हैं हमदर्दी होता इस मुल्क के साथ और हमदर्दी होता उन शहीदों के साथ, तो कम से कम वो किसी को भेजते। उस वक्त नमाज जनाजा परवाह नहीं किया, कोई नहीं गया। खैर वो भी नहीं भेजा किसी को, और कोई सियासतदान उस नमाज जनाजा में नहीं थे। और अब आप देख रहे हैं क्या हुआ, दुनिया के सामने इस लड़के को कुचला, कोई नहीं रोका। एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस इनके पास होते हैं, अगर रोक के ले जाते तो क्या पता शायद बच जाता। मेरे ख्याल में इन लोगों को, अब इसलिए मैं कह रहा हूं इनमें और हैवान में फ़र्क क्या है, नंबर 1। दूसरी बात शाजिया, आप मुझे बताएं,
आपने कोई हिस्ट्री भी पढ़ा होगा, आप मुझे बताएं एक मुल्क जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है और मरकज और एक सूबा डेमोन्स्ट्रेशंस को ऑर्गेनाइज करता है, प्रोटेक्ट करता है, फाइनेंस करता है, और वो डेमोन्स्ट्रेशंस किसके खिलाफ? जुडिशरी के खिलाफ और फौज के खिलाफ और 2 अदर प्रोविंसेस के खिलाफ जिधर उनकी अक्सरियत नहीं है। ये आपने कभी देखा है कि मरकज और एक सूबा डेमोन्स्ट्रेशंस को फाइनेंस और अरेंज करते हैं 1-2 इदारों के खिलाफ? माने कि ये मुझे समझ नहीं आ रही है ये क्या हो रहा है। और ये नवाज शरीफ साहब इतने डेस्परेट हो गए हैं शाजिया, इतने डेस्परेट हो गए हैं यार, किसी तरीके से खुदा के लिए मुझे जुडिशरी पकड़े, कंटेम्प्ट में पकड़े, मुझे अंदर करे जेल में कि मैं सियासी बन जाऊं, किसी तरह इतना हंगामा हो कि कोई फौज आ जाए। मगर शुक्र है कि हम लोग जो है पीसफुल हैं। वो समझ रहे हैं कि शायद हालात उस तरफ चले जाएं जैसे तुर्की में हुए थे, लोग टैंकरों के आगे लेट गए थे और जमहूरियत के हक में लोगों ने नारे लगाए थे। वैसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और शायद इनकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इतनी बुरी है कि शायद वो सोचते हैं कि हो सकता है। मगर ये क्यों कर रहा है शाजिया? ये इसलिए कर रहे हैं कि मैं आपको लिख के देता हूं, 2-3 हफ्ते में, 3-4 हफ्ते में इनका जो है इज द एंड ऑफ द रोड फॉर हिम। जैसे वो रेफरेंस फाइल होगा वो अरेस्ट होंगे। बल्कि मैं एक और चीज कहना चाहता हूं आपको, रेफरेंस फाइल होने के पहले अगर नैब इनके इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उनको समझ आ रही है कि इनका एक्सप्लेनेशन इनके वेल्थ का काफी नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो ये उस वक्त भी अरेस्ट हो सकते हैं और रेफरेंस फाइल हो सकते हैं। तो इनका पूरी कोशिश ये है कि मैं और मेरा खानदान किसी तरह बच जाएं, इसलिए कि अगर वो ना बचें और आप कोर्ट्स में चले जाएंगे, ये केस अगर कोर्ट्स में आ जाएगा तो उस किस्म की एविडेंस उनके खिलाफ आएगी जिससे बचने का कोई जी हाँ, अवाम की अदालत में जाने के से ना तो नैब के रेफरेंसेस रुकेंगे, ना ही जो इन्वेस्टिगेशन होनी है ना ही वो रुकेगा। ये मियां साहब को ये बात समझ लेनी चाहिए, पूरी नून लीग को ये बात समझ लेनी चाहिए। शमशान बुखारी साहब, हमें याद है जब पीटीआई रैलियां निकालती थी, धरने देती थी, तो हमेशा एक ही बात की जाती थी, जमहूरियत को खतरा है। और आज जब अवाम को मुखातिब करके नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि आप पूछें कि आपके वोट की तौहीन हुई है, नवाज शरीफ को घर क्यों भेजा है, को लगता है कि एक इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है अवाम के अंदर, इदारों के खिलाफ उकसाया जा रहा है अवाम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाजिया, 2-4 चीज़ें हैं। एक तो मैं आपके सवाल के हवाले से कहना चाहूँगा, कुछ हिलाली साहब ने फरमाया, हिलाली साहब का मैं बड़ा दिल से मुतक़िद हूँ, बड़ा दर्द से बोलते हैं ये पाकिस्तान के लिए। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेबस अपने आप को करते हैं और वो बोलते हैं और उनके जज्बात इसी तरह के हैं जिस तरह हिलाली साहब के। सूरत हाल ये है कि ये जो मार्च है, पीटीआई की जो रैलियां होती थी, वो हुकूमत के जबर के ख़िलाफ़ और एक ऐसे इलेक्शन के ख़िलाफ़ थी जिस इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क्स थे। इनकी रैली किसके ख़िलाफ़ है? पीटीआई के ख़िलाफ़ तो है नहीं, हम तो है नहीं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी नहीं, किसी और सियासी जमात के ख़िलाफ़ भी नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी तो इनको आसरा देती रही है, बल्कि अभी भी दे रही है। तो मैं गुजारिश आपसे ये कहूँगा, आपसे गुजारिश ये करूँगा कि बड़ी एक क्लियर सी बात है कि इनकी ये जो रैली है, एक तो है ये अदलिया के ख़िलाफ़ और इन्वर्टेड कॉमास में फ़ौज के ख़िलाफ़ भी है। ये निहाल हाशमी का जो ड्रामा शुरू हुआ वो ऐसे नहीं था, ऑर्केस्ट्रेटेड था। इन्होंने ये काबीना बनाई, मुशाहिदुल्लाह साहब को बना के ये पैगाम दिया इन्होंने कि हम नहीं मानते। मुशाहिदुल्लाह को क्यों जुदा किया गया था? नॉन लीग्स। और लाया क्यों गया? जब ये गए। अब बात यह है कि इनमें इतना भी हौसला नहीं है कि इनका अपना वज़ीर आज़म है, इनकी पार्टी का वो आदमी वज़ीर आज़म है जो 7-8 दफ़ा MNA मुंतखब हुआ है। जब भी इनकी हुकूमत आई है वो मिनिस्टर रहा है, उसके ऊपर भी इनको चैन नहीं आ रहा क्योंकि खुद नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि इनके अपने भी जो हैं, मेरा मतलब ये, क्योंकि ये डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं रखते, इनका निज़ाम बादशाहत का है और बादशाहत में बादशाह का बेटा होता है, फिर उसका बेटा होता है, फिर उसका बेटा होता है। और अब कल मैं चूंकि मेरी सियासी और ख़ानदानी बैकग्राउंड ऐसी है कि खातून पे मैं बात नहीं करूँगा, मैं बेटे पे बात करूँ, लेकिन कलसूम नवाज साहबा का भी वो मैं समझता हूँ कि शहबाज साहब को भी शायद इन्होंने नहीं किया। आई डोंट नो, साइड लाइन या ये वक्त बताएगा कि पंजाब से वो नहीं कर रहे, ये उनका मसला है, ये नहीं मसला, हक किसी का भी है, लेकिन खानदान से बाहर नहीं। चले इस तरह कह लेते हैं कि खानदान से बाहर नहीं।
अब मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहूँगा कि 5 जजेस ने किया, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। JIT बनती है, ये रसगुल्ले खाते हैं, वो बनती है, ये कहते हैं। 2 जजेस ने आज तक लोगों पे केस हुए, गॉड फादर कह के किसी ने सिसिलियन माफिया के तहत सिसिलियन माफिया को इस्तारा बनाते हुए फारग नहीं किया। 3 ने इन्वेस्टिगेशन में भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन खिलाफ आ गई, 5 ने कर दिया, 20 करोड़ की पर्ची फाड़ दी, 1.25 करोड़ इन्होंने वोट लिया है उस तरीके से, RO इलेक्शन से 1.25 करोड़ वोट लिए, उस 1.25 करोड़ को 20 करोड़ बना दिया, इनके खिलाफ जो बना है वो नहीं किया। ये रैली, ये बता दें कि ये सेलिब्रेटरी मार्च है, कुछ तमगा इम्तियाज ने, मैंने सुन लेना, आप पीछे रैली साहब के भगड़ों से तो लग रहा है, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक का वक्त है। फिर ये कहना पड़ेगा मुझे उसके बाद, फिर ब्रेक के बाद आके फिर आपसे पूछ लूंगी, आप अपनी बात करेंगे। साथ ही ब्रेक के बाद ये भी देखेंगे, बात करेंगे जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नैब में भी मर्जी का फैसला होगा। पहली मर्तबा नैब में सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा दिया गया, अपील भी अब उन्हीं जज साहब के पास जाएगी। तो क्या ये खुल्लम खुल्ला जजेस की ये तौहीन अदालत नहीं है? क्या नवाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत नहीं लगनी चाहिए? ब्रेक के बाद खुशामदीद पहले अपनी बात जी मैं ये कह रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, ये अदलिया के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, या ये लोगों को जो उकसा रहे हैं कि मैं आपकी अदालत में आया हूँ, ये इसी सुप्रीम कोर्ट में, इनके पास कोई लॉ की डिग्री नहीं है। मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, मैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर था, मुझे याद है, काली टाई, काला कोट, मेमो गेट पे काला कोट, कुछ नहीं हुआ, उनके खिलाफ फैसला आया। आज ये बहस नहीं वो ठीक आया गलत आया उनका, लेकिन एक खत ना लिखने पे फैसला आया, ही वेंट होम विदाउट एनी प्रोटेस्ट। लेकिन ऐसा रिएक्शन नजर नहीं आया, मैं विदाउट एनी प्रोटेस्ट। अब ये देखें कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, और हम तो उस तरह के लोग हैं कि वो, मैं उनको आईनी वज़ीर आज़म समझता हूँ, वो आ गए हैं, इनके अपने वज़ीर आज़म हैं, पब्लिक रिसोर्स का यूज़ हो रहा है, लोग इनके मर रहे हैं, बजाय इसके कि उनके साथ इजहार हमदर्दी करें। कोई दीन के लिए तो वो शहीद नहीं हुआ। और वाई इनकी तकरीर का सबसे बड़ा क्यों किया, मैं बताता हूँ क्यों, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग। नहीं कैसे नहीं किया वो, ये तो अदलिया को कहें। अच्छा, इनके पास अपील का आखिरी, अभी नैब में क्या ये करना चाह रहे हैं, अब देखिएगा कि ये नैब में अपने कुछ जो हैं दस्ते रास्त लाना चाह रहे हैं और उसको लाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आला अदलिया के एक जज साहब को ऊपर बैठाया है, वो कि इनके खिलाफ नहीं बैठाया, वो इंसाफ को इंश्योर करने के लिए बैठाया। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क पे एहसान किया है, वरना यहाँ पे इन उमरा में और अवाम में एक ऐसी दरार पड़ेगी जो खूनी दरार होगी। तो बेहतर ये है कि ये इंसाफ हो जाए। और इनको ये ज़रूर बताए, लोगों से पूछ रहे हैं बेचारों को जिनको ये भी नहीं पता कि क्या इकामा हो रहा है, भाई इकामा उसकी कॉन्टिन्यूशन है, इकामा क्यों लिया जाता है? एक मेरे जैसे आम आदमी को दुबई का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, इनको इकामा वीज़े के लिए नहीं चाहिए, उन बैंक अकाउंट्स के लिए चाहिए जिसकी दस्तरस पाकिस्तानी हुकूमत के, पाकिस्तानी एजेंसियों के पास ना हो, और वो कहीं भी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक निज़ाम है कि उस इकामे के ये कहीं भी अकाउंट खोले वो करे। पहले ये डिराई करते हैं, फ्लैट्स हमारे नहीं, फिर ये कहते हैं ये चीज़ें हमारी नहीं, ये नहीं। अभी असल जो मदर ऑफ करप्शन है ना, वो तो हुदैबिया है, खुदा करे वो खुले, और वॉल्यूम 10 बाहर है। वो कहते हैं पनामा से भी ज्यादा खतरनाक होगा, खतरनाक नहीं होगा, वो ज्यादा वॉल्यूम 10 खोले और हुदैबिया बाहर, और फिर पता लगे बेनिफिशियरी। शाहिद लतीफ साहब, जब से ये रैली शुरू हुई है, जब से नाअहली का फैसला आया, हम तो एक ही बात सुन रहे हैं, मुझे क्यों निकाला। अब उम्मीद करते हैं कि लाहौर पहुंचने तक नवाज शरीफ साहब को इसका जवाब मिल जाए। ना जवाब मिला तो लगता है पूरी कबीना इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाएगी कि मियां साहब को निकाला क्यों। इन सबको मालूम है कि क्यों निकाला, मगर हमारे इस मुल्क के सादे लोग हैं, और वो बेचारे, उनको जिस तरफ आप लगा दें, गलत फहमियाँ पैदा कर लें, तो वो कोई कानूनदान तो है नहीं। सड़कों पर जो ये लोग होते हैं वो तो इन सारी बारीकियों को नहीं समझते। तो यही बताया जा रहा है ना कि देखें जी, मामला तो पनामा से शुरू हुआ था, फिर वो अकामा पे आ गया। अकामा कौन सी को बड़ी चीज़ होती है, और अगर वहाँ पे अकाउंट भी है तो जी कंपनी थी, उस कंपनी से तो मैं तनख्वाह भी नहीं लेता था। यानी शुरू से आप अगर देखिए तो जाहिर ये करने की कोशिश की जा रही है कि लोगों के सामने बेबसी का इजहार करो, मजलूमियत का इजहार करो और उनकी हमदर्दियाँ हासिल करो। ये एक पूरी स्ट्रेटजी है
और बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत ये काम किया जा रहा है, क्योंकि जो असल मामला है उसके बारे में तो इनके पास है कुछ नहीं। पहले दिन से जो असल मामला था, जो मनी ट्रेल की बात हो रही थी कि जो भी आपके असासे हैं, जो कुछ आपने बाहर खरीद रखा है, उसके बारे में हमें बताएं कि वो आपने कहाँ से लिया। और प्राइम मिनिस्टर साहब की जो तकारीर थी उसमें तो वो जगह जगह कह रहे थे कि एक पाई का भी अगर मेरे नाम पे कोई चीज़ निकल आए तो मैं जिम्मेदार हूँ, या मेरी फैमिली के नाम पर निकल आए, और जो जो आप मांगेंगे एक एक हमारे पास मौजूद है। फिर जब वो मांगने शुरू किए तो हर एक ये कहता रहा कि फलां आएगा तो देगा, अगला वकील आएगा तो देगा, वो बच्चों के वकील आएंगे तो देंगे। ये करते करते साल से भी ज्यादा वक्त गुजर गया। तो ये जो बात की जा रही है कि हमें बताएं कि हमने क्या किया है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है। हकीकत ये है कि उन्होंने एक सोची समझी स्कीम के तहत पहले हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश की, मगर वो काम बना नहीं, क्योंकि JIT ने जो रहता सहता मामला था वो भी एक्सपोज कर दिया। अंबार लग गए ना सबूतों के, और अब जो सारे सबूत जो हैं वो रेफरेंसेस के लिए पास ऑन कर दिए गए। उनको नजर आ रहा है कि आइंदा जो आने वाले दिन हैं वो तो बहुत ही सख्त हैं, उसमें सजाओं का तयन होने जा रहा है, और वो बहुत ही मजीद रुसवाई का बायस बनेगा, बहुत सारे खतरात, बहुत सारी मुश्किलात का बायस बनेगा। तो अब जो इस वक्त स्ट्रेटेजी है वो क्लियरली नजर आ रही है कि वो एक तनाव। बात और है ना कि अवाम की अदालत में ये जाने का कौन सा वक्त है? अवाम की अदालत में जाने का तो वक्त आपके आम इंतखाबात है जो 2018 में होने हैं। आपके अपने मरकज में आप बैठे हैं, पंजाब में आप बैठे हैं, आपकी अपनी हुकूमत है। अवाम की अदालत में इस वक्त जाने से ना तो नैब में रेफरेंसेस जो चल रहे हैं वो रुक जाएंगे, ना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो वापस हो जाएगा। तो अवाम की अदालत में जाकर ये हासिल क्या करना चाहते हैं इस वक्त? क्या ये टाइमिंग दुरुस्त है अवाम की अदालत में जाने की? नहीं जी, बिल्कुल ना तो टाइमिंग दुरुस्त है और ना ही ये केस बनता है। देखे ना, PPP के ज़माने में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब नाअहल कर दिया था तो उसके बाद उन्होंने, जिसको आप जमहूरियत कहते हैं, अगला प्राइम मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद वो अगले इलेक्शन की तैयारी में अपने काम करने लग गए। ये है ना जमहूरियत। मगर यहाँ इनके यहाँ जमहूरियत की तारीफ कुछ और है। वो ये है कि अगर आप हमें हटाते हैं तो आप समझें कि जमहूरियत को खतरा हो गया, फिर जमहूरियत खतरे में पड़ गई। लिहाजा बेहतर ये होता कि JIT से पहले, जिससे मजीद रुसवाई हो गई और जो कुछ नहीं भी पता था वो भी सामने आ गया, ये अगर इस्तीफा देते, अगले इलेक्शन की तैयारी में जाते और जो भी प्रोजेक्ट्स रहते थे उनको मुकम्मल करते, तो लोगों के सामने कोई अपनी ताकत जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते। मगर वो बिल्कुल पहले दिन से इन्होंने उसका वो जो स्कीम थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और वो स्कीम जो है वो अब नजर आ रही है कि उसमें तसादम और तनाव की तरफ लेकर जाया जा रहा है। यानी उनको नजर ये आ रहा है कि जमहूरियत का मतलब है कि हम ही बादशाह सलामत हैं, और अगर हम नहीं हैं तो फिर इसका मतलब जमहूरियत नहीं है। ये बिल्कुल ये शहनशाहियत वाले मामले हैं। जमहूरियत का नाम और नारा तो जरूर लगाया जाता है, मगर क्या हमें नहीं मालूम? अब देखें ना कितने खतरनाक रास्ता जो है उसको इख्तियार कर लिया गया कि दिन रात हमले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये तौहीन अवाम है। ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी अवाम को उकसाया जा रहा है, इश्ताल पर आमादा किया जा रहा है, जिसको आप इंस्टिगेशन कहते हैं। के बाद आकर इस पर भी बात करेंगे कि इस सारे में अवाम के वोट की तौहीन कैसे हुई है, पर्ची किसने फाड़ी है, तौहीन किस तरह होगी अवाम के वोटों की, और इस पर भी इलाही साहब हम बात करेंगे। आज नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा किसी को फांसी पर लटका दिया गया, इशारा भुट्टो साहब की तरफ था, अब किसी को हथकड़ी लगा दी गई, हमें पहले सदर ने फारिग किया, उसके बाद एक डिक्टेटर आ गया, अब अदलिया ने हमें घर भेज दिया। तो कहीं लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को जरदारी साहब की कहीं ना कहीं मदद चाहिए। क्या उनको वो मदद के लिए पुकार रहे हैं कि आएँ मिलकर जमहूरियत को बचाएं, मिलकर जो मिसाक जमहूरियत को आगे चलाने का हम लोगों ने अज़्म किया था उसी की याद क्या मियाँ साहब को सता रही है? इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, आज मियाँ साहब को एक बार फिर से भुट्टो साहब की याद सताने लगी। 70 साल में कोई भी जो वज़ीर आज़म है उसको ठीक तरह से काम नहीं करने दिया गया। आपको लगता है कि
पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब के साथ की अशद ज़रूरत है मियाँ साहब को? उनके बयानात से तो ऐसे ही लग रहा है। इस आदमी के ये जो इन्होंने ऑफ़र किया है नवाज शरीफ साहब ने उनको कोऑपरेशन, उसको ऐसे उसको रिजेक्ट करना चाहिए। देखिए शाजिया, 1998 1980 छांगा मांगा 20 5 और 7 करोड़ एक एक को दे रहे थे। वो बेचारी बीबी तो रोने लग गई, कहने लगी ये किस किस्म के लोग हैं कि मेरे लोगों को जाके, जिनके लिए मैंने जान खतरे में डाला और कैंपेन किया, उनको जाके पैसे दे के कहते हैं नहीं इसको छोड़ो। और फिर उसामा बिन लादेन के पास गया, उसामा बिन लादेन ने $13 मिलियन दिया कि निकालो बीबी की गवर्नमेंट, खूब पैसे ले लिए। पता नहीं उनकी अकाउंटिंग तो कभी हुई नहीं है। तब वोट की तौहीन नहीं थी, बिन लादेन पर्ची की तौहीन नहीं थी जी। मैं कह रही हूँ तब देखो वोट तो सही, पैसे लिए भाई, एक टेररिस्ट से पैसे लिया, इलीगल बेशर्मी से पैसे लिया। फिर अब आप सोचिए उसके बाद क्या हुआ। 93 96 दिन रात ये इंट्रीग कर रहा था फारूक लगारी के साथ। फारूक लगारी जो सोच रहा था मेरे से ऐसे कोई आदमी आया ही नहीं है तो मैं सदर भी बन सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता हूं, उसके साथ इंट्रीग करने लगा और आखिर में कामयाब हुआ। अच्छा फिर देखिए 2013 में शाजिया खुद पिटिशन दिया मेमोगेट के बारे में पार्लियामेंट में पीपीपी के खिलाफ। और अब जब अपने हरकतों से फंस गया है, जरदारी के पास जाके कहता है मुझे मदद करो। चलो शुक्र है एक चीज तो जरदारी साहब ने किया है, वो ये कहा है कि अच्छा बेटा तुम थूक के चाटो फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तुमने जो जिलानी को निकाला था और तुम बड़े खुश थे और तुम जो कहते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए, अब अपोलोजाइज करो। जब तुम माफी मांगोगे ना फिर मैं कंसिडर करूंगा तुम्हें सपोर्ट करने के कि नहीं। सही, दिस मैन इन किस किस्म के लोग हैं? साहब अब पीपल्स पार्टी का आप हिस्सा रहे हैं, समझते होंगे जरदारी साहब के मूड को। जब से फैसला आया है, ये रैली लेकर चले हैं, जरदारी साहब की जो खामोशी है मुझे लगता है इस सारे सिनेरियो में मायने खेस कितनी है? देखिए शाजिया, मेरे पीपल्स पार्टी को छोड़ने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि मेरे जैसे कुछ और लोग भी थे, बल्कि आज भी मैं कहूँगा वो उनके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन कमर जमान कायरा साहब भी इसी बात पे होते थे कि हमें इनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो ये सपोर्ट उसी वक्त चल रही थी, धांधली की बात हुई, ये कोई ना कोई इनका धरने के दिनों की नहीं जी, नहीं धरने के दिनों की भी और धरने के दिनों से पहले भी। अच्छा, कोई ना कोई इनका अरेंजमेंट ज़रूर था। मतलब मुझे अब नहीं पता उनका क्या व्यूज़ हों, लेकिन मुझे याद है कमर जमान कायरा साहब, एतजाज़ हसन साहब और कई इस तरह के लोग वो ये कहते थे कि इनसे आपको फैज़ नहीं मिलेगा। और जो मिसाल हिलाली साहब ने दी वो यही थी कि बीबी को लगारी साहब के साथ मिलके निकाला और उसके बाद लगारी साहब से बातें करके उनको भी निकाल दिया। जो इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ हुआ वो भी आपने देखा, मैं रिसेंट हिस्ट्री में ले जाता हूँ, उसके साथ हुआ। अब बात यह है, मैं इन पर्सन नहीं होना चाहता, मेरे पास एक टेस्ट है। आज तक तो इस हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने इनको वे आउट दिया है, तरीके से दिया है। उनकी पंजाब पार्टी ने अगर नहीं भी चाहा तो सीनियर लीडरशिप ने इनको बचाने में किरदार अदा किया है, जमहूरियत के नाम पे किया है। लेकिन कहने वो क्या 14 के धरने के हमारे खुदा जाने क्या अरेंजमेंट है, हम लोग तो लेकिन ये है कि किया जरदारी साहब की खामोशी के बारे में बताएं। मैं वही बता रहा हूँ आपको। बात यह है, खामोशी तो मैं हलाली साहब से इत्तफाक करता हूँ कि वो इनसे पब्लिकली कहलवाना चाह रहे हैं। मैं उनकी तबीयत समझता हूँ, थोड़ी बहुत, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत हेडलाइंस लगे। हाँ कि ये करें और ये करेंगे। आपने देखा ना एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने भी माजरत कर ली थी उस बात से, वो धरने के दिनों। जी। अब ये है कि अगर ये 62-63 को, मैं किसी ऐसी शिक का हालांकि कायल नहीं हूँ जो किसी भी ज़ियाउल की तरफ से आई हो, मगर 62-63 है क्या? 62-63 ये नहीं है कि आप के मेरा मतलब है कि कोई एक नमाज किसी की रह गई है या नहीं हुआ, वो खुदा का और आपका मामला है। मगर ये जो 62-63 है ना, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन्होंने किए हैं और फाइनेंशियल फेलनीज हैं और करप्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये हर दुनिया को कह रहे, बल्कि पाकिस्तान में नहीं होता था, अब हुआ है।
ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन पूरी दुनिया में एहतसाब भी होता है, एहतसाब होता है और लोगों को जाना पड़ता है। और अगर आप इस्लामी मुआशरे पीपल्स पार्टी तो पहले कहती थी ना नून लीग को आए मिलके खत्म करते हैं, तो तब नून लीग ने साथ नहीं दिया था। मैं ये कहता हूं कि इस्लामी मुआशरे में आप अगर सैयदना उमर फारूक को देखें तो वो कहते हैं कि मेरे से कपड़े का भी हिसाब ले लो। आप ये देखें जनाब अली को देखें तो कोई ज़रा बख्तर के अलावा चीज़ नहीं है, मिसालें देती हैं अपनी उनके साथ। और दूसरा, और वेस्टर्न डेमोक्रेसी में भी आप कुछ लें, आइसलैंड में क्या हुआ आपने देखा, क्या हुआ आप देखें कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को क्या कहना पड़ा। डेविड कैमरॉन ने अपने बाप का हिसाब दिया, बात ये और किसी ने किया। और दूसरा ये देखें कि इनके जो NA का एड्रेस है नेशनल असेंबली का, फिर इनका जो एड्रेस है टीवी एड्रेस जो इन्होंने कौम को खिताब किया, दोनों में कंट्राडिक्शन है जो आज हो रहा है। खुद कहते हैं कि मुझे, मैं एक दिन नहीं बोलूंगा, मैं आज तो कह रहे हैं वाई क्यों निकाला गया, तब कहते थे कि मुझे कोर्ट कर दे कन्विक्ट, मैं सवाल भी नहीं करूंगा, घर चला जाऊंगा। कहां गई वो बात? ये तो 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है। फिर फौज के जो इस वक्त हालात हैं, आप यकीन कीजिए कि पहले हमारा सिर्फ ईस्टर्न बॉर्डर पे मसला था, अब ईस्टर्न बॉर्डर पे, और वो भी मोदी जैसा शैतान बैठा हुआ है वहां पे, और इधर अफगानिस्तान पे वो ऑपरेट कर रहा है। इस जमाने में फौज को मिलान करना वो वाकई आप वाली बात के कुछ ख्याल होना चाहिए कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। सही। शाहिद लतीफ साहब, ताहिरुल कादरी साहब भी मैदान में आ गए हैं, मॉल रोड पे धरना देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। शरीफ खानदान लगता नहीं एक और नए महाज में फंसने वाला है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये सारा मामला पोस्टपोन हो गया। ये महाज जो है ये पुराना महाज है और इन्होंने पूरी ताकत से उस महाज को बंद करके रखा और यूं उस महाज को अपने खिलाफ खुलने नहीं दिया। आपको याद होगा जब शुरू में ये 14 कत्ल किए गए, उसके बाद तो FIR ही नहीं कटने दी जा रही थी। और फिर हमारे पुराने जो आर्मी चीफ हैं जनरल राहील, ये उनकी मुदाखलत से FIR काटी गई थी। लिहाजा ये तो पहले दिन से इन्होंने कोशिश की है कि चंद एक पुलिस के लोग पकड़े, जैसे ये कुर्बानी के बकरे बनाते हैं, जो मामला आपने देखा डॉन लीग्स में भी, कि चंद लोग पकड़े और उनको मिनिस्टरशिप से हटा दिया और ओहदों से हटाने के बाद उन्होंने कहा जी हमने सजाएं दे दी। क्या हमें नहीं मालूम कि जो असल मुजरम है उनको तो आज तक हमारे सामने नहीं लाया गया? तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि ये मामला ये ख़त्म नहीं होगा। 14 FIRs कटी हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। लिहाजा वो जो कादरी साहब ने उस दिन कहा, उन्होंने कहा जी चोर पकड़ा गया है, जो कातिल है उसको पकड़वाने में आ गया हूँ। तो उन्हें शायद कुछ ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं कि जब जुडिशरी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, लिहाजा उनकी कुछ उम्मीदें बंध गई हैं कि अब जो जुडिशरी है वहाँ से वो इंसाफ मांगेंगे। और 14 लोगों का इस तरह कत्ल कर दिया जाना, और जो इसके पीछे असल मुजरिम है बाकर नजवी साहब की जो रिपोर्ट है, उसके अंदर तो बाकायदा हर चीज़ उन्होंने खुलेआम सामने करके रख दी, मगर वो रिपोर्ट गायब। लिहाजा वक्त आ गया है कि अब उसके साथ ये जो मॉडल टाउन वाला मामला है उसका फैसला भी होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अदलिया जो है वो कॉन्शियस है और ये मामला आगे बढ़ेगा। उनको ये मौका एक फिर से आइडियल मौका मिल गया। गो माजी में लोग कहते रहे कि जी वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें ये भी इस तरह की वजूहात हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ दरवाज़ों को खटखटाया, कहीं से जो है वो इंसाफ उनको मुयस्सर नहीं हुआ। लिहाजा वक्त के साथ साथ उनकी उम्मीदें भी दम तोड़ती गईं। तो आज मैं समझता हूँ कि वक्त है कि उस मामले को भी बाकायदा मैदान में लाया जाए। ये एक फिक्रा मैंने पिछली स्टेटमेंट में कहा था, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात अपनी वजाहत कर दूँ कि मेरा मतलब क्या था। यानी आज जो हमारे माजूल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तौहीन अवाम हुई है, उनके वोटों का पास नहीं रखा गया। मुझे सिर्फ ये सवाल पूछना है कि ये जो अवाम है बेचारे 20 करोड़, अव्वल तो ये कि 20 करोड़ अवाम उनके पीछे कभी भी नहीं थे। अभी मेरे ख्याल से उस्मान साहब भी कह रहे थे 1.25 करोड़ लोग थे ना जिन्होंने वोट था, तो ये 20 करोड़ कहाँ से आ गया? पहली बात। और वो भी जैसे लिया था वो भी हमें मालूम है। मगर असल बात ये है कि इन 20 करोड़ अवाम के साथ जो आपने किया, यानी जो बुनियादी हुकूक हैं, हमारा आइन कहता है कि वो बुनियादी हुकूक पूरे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और जो हुकूमत वो पूरे नहीं करती उसको हुकूमत का हक हासिल नहीं। तो जब इस हद तक आप लोगों की हक तलफी करें कि उनको बिजली गैस पानी ना दे सकें, तो बताएं अवाम की तौहीन आपने की या अवाम की तौहीन आज अदालत ने की?
हिलाली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर भी बात करेंगे कि जिस तरह हुकूमत कर रही है, जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, क्या वाकई सियासी शहीद बनना चाहती है, एक दूसरी तरफ नेशनल हुकूमत बनने की भी जो है वो बातें हो रही है, तो क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, वक्त से पहले इलेक्शन हो सकते हैं, क्या इस तरह की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है एक वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, ब्रेक में भी मैं और शमशान साहब बात कर रहे थे, आज तो जलसे में आई लव यू 2 के भी नारे लग रहे थे। मोहब्बत है वैसे गुजरांवाला की आवाम ने पूरी दिखाई है आज मियां साहब को। हाँ, तो कोई ना कोई ऐसी जगह तो होगा जिधर इनका होल्ड है और जिधर लोग निकल आए। मगर मैं 2-3 चीज़ें जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, शाजिया, ये अगर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हिसाब नहीं रख रही है इनके कंटेम्प्ट चार्जेस पे, ये गलत बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुन रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या क्या ये जजेस के बारे में कह रहे हैं, और एक ना एक दिन इनकी शामत उस पर आएगी। दूसरी बात, देखिए हमारी हालात क्या हो रहे हैं शाजिया। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत ख़राब है। उससे बदतर वर्ल्ड बैंक ने इनकार कर दिया है हमें लोन देने के लिए। उन्होंने कहा है कि ये जो तुम्हारे ये जो फॉरेन करेंसी है, ये गलत पॉलिसी ऑर्डर आप लोगों ने, हम क्यों आपको लोन दें टू फॉलो अ रॉन्ग पॉलिसी, डिवैल्यू करें कम से कम 10 या 15%। अब जब वो डिवैल्यूएशन होगा, और वो होगा जैसा रात दिन के बाद आता है, आप देखेंगे ये होगा, उस पर भी है। और ये 5 जजेस, ये जो हर वक्त कहते हैं ना 5 जजेस और 20 करोड़ लोग, ये 5 जजेस शाजिया मेरिट पे अपॉइंट हुए हैं। इन लोग जो हैं ये कैसे आए हैं पावर में, ये बता रहे थे एयर मार्शल साहब। अच्छा। मैं भी बताता हूँ ये किस किस्म की हरकतों करके आते हैं। कम से कम वो तो मेरिट पे 2 मिनट रह गए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करना चाह रही हूँ शमशान साहब से भी और शाहिद लतीफ़ साहब भी। 2 मिनट में मुझे क्लोजिंग देनी है। ये डार साहब को इसी उससे हटाना, ये किस तूफान का पेश ख़ैमा है? देखिए जी, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, और अब ये देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रेटजी है या वाकई वज़ीर आज़म जो हैं इस वक्त वज़ीर आज़म, ये तो ऐसे अब जाली है ना, ये तो फ़र्क है। वज़ीर आज़म जो वाकई हैं, क्या उनको वाकई को मुल्क की हमदर्दी आ गई है कि ये मुनासिब नहीं है एक आदमी जो मनी लॉन्ड्रिंग में इनकी मदद करता रहा है उसको कहानियां तो कुछ याद रखी जाए। देखिए वो और बात। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना, ये आप साजिशों की बात करते हैं, मोहम्मद खान जुनेजो जैसे शरीफ आदमी के खिलाफ इन्होंने साजिश की इब्तदा देखे, बेनज़ीर साहिबा के खिलाफ इन्होंने की, और ये कहते हैं मुझे 5 मिनट में फारग किया। नहीं हजूर, 184 डेज ये चला है। और उसके बाद JIT ने, जिसपे आपने कहा कि ये हार गए, अवामे मिठाइयां बांटी हैं और मुंह से आपके आवाज नहीं निकल रही थी, रसगुल्ले फंसे हुए थे। 184 डेज में ये गए हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जिन लोगों ने आज जजेस को, आज कह रहे हैं 5 अफराद ने निकाला है और उसमें फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क की तारीख बदलेगी और हिसाब होगा। ठीक है शाहिद लतीफ साहब, आपसे भी ये सवाल, डार साहब को इससे हटाना किस किस्म के हालात की ये निशानदेही करता है? अरे जी कि उनको वो जो कहते हैं ना कि दीवार पर तहरीर जो है वो तो नज़र आना शुरू हो गई कि जब इनको बाकायदा डिस्क्वालीफाई किया है, वो केसेस अब आगे जो खुलने हैं उसमें तो 100% वो जो हुदैबिया वाला केस है उसमें डार साहब फुल्ली इन्वॉल्व हैं। बल्कि उसके साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन पर एक तो हुदैबिया वाला केस है, फिर ये 14 जो लोग मारे थे उनका भी केस है, उनको भी इनको सोचना पड़ेगा। बल्कि हमारे जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब बने हुए हैं, LNG का केस है, वो भी आगे कहीं चलना है, उनको 45 दिन के बजाय ये भी कहा जा रहा है कि उनको शायद अगले 8 महीने तक रखा जाए। तो ये सारी चीजें आने वाली हैं। ये जो इस वक्त हंगामा है ये इसीलिए पैदा किया गया है कि प्रेशर डाला जाए, जो आगे शजरा खुलने वाला है उसको किसी ना किसी तरह रोका जाए। ये है इस वक्त सारा। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब, बुखारी साहब, जफर हिलाली साहब। अब देखना यह है कि मियां साहब का कल का जो लाहौर का पावर शो है वो किस हद तक कामयाब होता है, मकसद क्या वो निकालेंगे इस रैली का। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। नाइट एडिशन के लिए आप फीडबैक देते रहिए। अल्लाह हाफिज़।